So hello my dear students, my name is Anil Sharma and I welcome you all to our YouTube channel. Standard 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ने स्पेक्ट्रम क्या होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है, वो हमने पूरा डिटेल स्टडी कर लिया है। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं स्पेक्ट्रम से रिलेटेड दो टॉपिक, और उसके बाद हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है वो किस तरह से दिखता है और उसमें एक्चुअली क्या क्या चीजें होती है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा पूरे वीडियो लेक्चर में मेरे साथ। ठीक है, सो मेरा नाम है अनिल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। ओवर टू स्क्रीन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है हमने ऑलरेडी देख लिया कि बैंड स्पेक्ट्रम कलर बैंड होते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम में थिन लाइन होती है। तो ये एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यहां पे मैंने पॉइंट ऑफ डिफरेंस दिखाया है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोटबुक में लिख देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन लाइन स्पेक्ट्रम एंड बैंड स्पेक्ट्रम। चलिए, तो पहला डिफरेंस देखो ध्यान से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन स्पेक्ट्रम एंड बैंड स्पेक्ट्रम? पहला, द लाइन स्पेक्ट्रम हैज शार्प डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड लाइंस। शार्प, एकदम शार्प वेल डिफाइंड लाइंस होती है लाइन स्पेक्ट्रम में। एंड द बैंड स्पेक्ट्रम हैज मैनी क्लोज लाइन। मैनी क्लोज, एक दूसरे से एकदम नजदीक, क्लोज ओवरलैप होते हुए होती है। ठीक है, कुछ इस तरह से आप बोल सकते हो कि यहां पे मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में ये जो दिखाया था, तो ये लाइन स्पेक्ट्रम है, ये वाला पार्ट आपका लाइन स्पेक्ट्रम है। यहाँ पे थिन फाइन लाइंस दिख रही है और बीच में बहुत सारे ब्लैक कलर के बैंड दिख रहे हैं, और ये जो दिख रहा है आपको, ये आपका बैंड स्पेक्ट्रम होता है, बिग कलर बैंड। ठीक है, तो लाइन स्पेक्ट्रम में फाइन लाइंस होती है, बैंड स्पेक्ट्रम में बड़े बड़े बैंड्स कलर के दिखते हैं आपको। उसके बाद क्या होता है, द लाइन स्पेक्ट्रम इज द स्पेक्ट्रम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम्स एंड इज आल्सो कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम। यानी ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है कहां से मिल रही है, यहाँ पे हमें एटम जो होता है ना, तो उस एटम में से एक लाइट एमिट होती है, और उस लाइट को जब हम फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व करते हैं तब हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलती है। इसलिए लाइन स्पेक्ट्रम को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो इट इज द स्पेक्ट्रम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम्स। एटम्स का स्पेक्ट्रम कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लाइन स्पेक्ट्रम, इसलिए इसे एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बैंड स्पेक्ट्रम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स में से मुझे बैंड स्पेक्ट्रम मिलते हैं। ठीक है, एटम में से लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा, मॉलिक्यूल में से बैंड स्पेक्ट्रम मिलेगा। डिफरेंस याद रखना। चलो, उसके बाद क्या है, द लाइन स्पेक्ट्रा इज ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। ट्रांजिशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, उसमें एक ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे ऑर्बिट में जाएगा। ठीक है, और जब दूसरे ऑर्बिट में से वापस रिटर्न होता है तब वो लाइन एमिट करता है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि एटम जो होता है ना, वो एक्साइटेड स्टेट में से लाइट एमिट करेगा। तो ये लाइट एमिट किस तरह से होती है, तो इलेक्ट्रॉन अपने पहले ऑर्बिट से या सेकंड ऑर्बिट या थर्ड ऑर्बिट से जंप करके हायर ऑर्बिट में जाता है। ठीक है, यानी एक ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, और जब दूसरे में से वापस रिटर्न होता है थर्ड में, तब उसमें से लाइन एमिट होती है। तो ये फिनोमिना को ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो लाइन एमिट होती है उसमें से हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलती है। क्लियर? तो एटम के इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होने की वजह से लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा, ये पॉइंट याद रखना। बैंड स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू वाइब्रेशन एंड रोटेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बैंड स्पेक्ट्रम, एटम वाइब्रेट होता है या फिर रोटेट होते हैं, तो ये रोटेशन और वाइब्रेशन की वजह से जो मुझे स्पेक्ट्रम मिलेगा वो बैंड स्पेक्ट्रम है। क्लियर? तो दोनों में बहुत ही बढ़िया सा डिफरेंस, ये पॉइंट ले सकते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम किस तरह से मिलेगा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से। बैंड स्पेक्ट्रम एटम के वाइब्रेशन या रोटेशन की वजह से मुझे मिलता है। डिफरेंस याद रखना। उसके अलावा लास्ट पॉइंट, लाइन स्पेक्ट्रम इज गिवन बाय इनर्ट गैसेस, मेटल वेपर्स एंड एटमाइज्ड नॉन-मेटल्स। इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये इनर्ट गैस है, इसमें से मुझे लाइन स्पेक्ट्रम मिलती है। या फिर मेटल वेपर्स, मेटल को वेपर बना दो हीटिंग करके, वो वेपर लाइट एमिट करेंगे जिसमें से लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगी। या फिर एटमाइज्ड नॉन मेटल। एटमाइज्ड नॉन मेटल का मतलब क्या है, देखो समझाता हूं। Cl2 जो है ना, सॉरी Cl2, अरे बाबा, चलिए Cl2 जो होता है ना, वो डायटोमिक है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको स्प्लिट करके सिंगल एटम में फॉर्म कर देता हूं। तो ये जो सिंगल एटम फॉर्म हुआ Cl का, इसे एटमाइज्ड फॉर्म बोलते हैं। Cl2 नॉन मेटल होता है, डायटोमिक स्टेट होता है। स्प्लिट कर दो, दो सिंगल एटम मिलेंगे,
यानी Cl2 का मैंने मोनो एटम में कन्वर्ट कर दिया, उसे एटॉमिक स्टेट बोलेंगे। तो नॉन मेटल, ये तो मैंने एक ही लिया है, ठीक है, ऐसे कोई भी नॉन मेटल ले लो, उसका जो एटमाइज्ड स्टेट होगा, ठीक है, एटमाइज्ड स्टेट, उसमें से लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा। बैंड स्पेक्ट्रम किस तरह से मिलेगा? इट इज गिवन बाय हॉट मेटल्स एंड मॉलिक्यूलर नॉन मेटल्स, यानी मेटल को हीट करो हॉट, या मॉलिक्यूलर जो फॉर्म होता है, जैसे हमने बताया Cl2 है मॉलिक्यूलर फॉर्म, उसको हीट करो, तब जाके आपको बैंड स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो लाइन स्पेक्ट्रम एटमाइज्ड स्टेट मेटल वेपर्स और इनर्ट गैस, बैंड स्पेक्ट्रम हीटिंग हॉट ऑब्जेक्ट्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं ना, उसको हम कंटिन्यूस हीटिंग करते हैं, हॉट बनाते हैं, एकदम टेम्परेचर अप्लाई करके, तो मुझे बैंड स्पेक्ट्रम मिलेगा मॉलिक्यूल्स में से, ठीक है। तो ये पूरा डिफरेंस, बढ़िया सा डिफरेंस है लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम का। स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से नोट डाउन कर दो, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया सा नोट डाउन कर लीजिए। 1 2 3 डन। चलिए, तो ये पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस स्पेक्ट्रम से रिलेटेड हमने जो देखा था लास्ट, वो। अब दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, वो ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया है, लेकिन डिफरेंस क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। एमिशन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं वो तो हमें पता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं वो भी, लेकिन इन दोनों के बीच में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। These are the point of difference on the screen. देखिए स्क्रीन पे, emission spectrum is obtained when the radiation from the sources are directly analyzed in the spectroscope. Clear? सोर्स में से रेडिएशन निकल रही है, उसको डायरेक्टली स्पेक्ट्रोस्कोप में जब एनालाइज करोगे, एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। सोर्स में से, जैसे एटम है, राइट, उसका मैंने हीटिंग कर दिया, रेडिएशन बाहर निकली, वो जो रेडिएशन बाहर निकलेगी उसको मैं डायरेक्टली स्पेक्ट्रोस्कोप में स्टडी कर लेता हूं, डायरेक्ट स्टडी, एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? इट इज ऑब्टेन व्हेन व्हाइट लाइट फर्स्ट पास थ्रू द सब्सटेंस एंड द ट्रांसमिटेड लाइट इज एनालाइज्ड इन द सेम, ठीक है। मान लीजिए कि सब्सटेंस है, ठीक है, यहां से व्हाइट लाइट आई, सब्सटेंस में घुसी, सब्सटेंस में से बाहर आई। अब ये जो सब्सटेंस में से लाइट बाहर आ रही है, ये व्हाइट नहीं है, ये कोई दूसरी रेडिएशन होगी। तो ये जो सब्सटेंस में से लाइट बाहर आ रही है, इसको जो मैं एनालाइज करूंगा, तो एनालाइज करने से जो स्पेक्ट्रम मिलता है बैंड स्पेक्ट्रम, दोनों में डिफरेंस क्लियर। वापस एमिशन स्पेक्ट्रम, मान लीजिए एटम है, इसको मैंने हीटिंग कर दिया, तो इसमें से लाइट बाहर निकलेगी, डायरेक्टली स्पेक्ट्रोस्कोप में स्टडी करो, एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। मान लीजिए सब्सटेंस है, इसमें से मैंने व्हाइट लाइट पास कर दी, व्हाइट लाइट यहां से बाहर निकलेगी, ट्रांसमिशन होगा। अब जो मैं ट्रांसमिशन लाइट को ऑब्जर्व करूंगा, तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा बैंड स्पेक्ट्रम, पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, एमिशन स्पेक्ट्रम में हीटिंग के अलावा करंट भी फ्लो कर सकते हो, उसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोला जाता है। दूसरा पॉइंट, एमिशन स्पेक्ट्रम इट कंसिस्ट ऑफ ब्राइट कलर्ड लाइंस सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस। पतली लाइन होती है, दूसरी पतली लाइन होती है, और बीच में बहुत बड़ी डार्क स्पेस होती है, एमिशन स्पेक्ट्रम। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इट कंसिस्ट ऑफ डार्क लाइंस इन द अदरवाइज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इन द अदरवाइज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में बैंड मिलते हैं, बैंड में एक पतली डार्क लाइन दिखेगी, बैंड ही होंगे लेकिन उसमें एक पतली डार्क लाइन दिखेगी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देख लीजिए, यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखो, ये पूरा जूम करके दिखा रहा हूं, देखो एमिशन स्पेक्ट्रम में आपको एक ब्राइट लाइंस दिख रही है, दिस आर योर ब्राइट लाइंस, यू कैन सी, ये ब्राइट लाइंस है, ठीक है, ये ब्राइट लाइंस है, और हर एक लाइन के बीच में बड़ा डार्क स्पेस है, ब्लैक आउट हो गया है दो लाइंस के बीच में, एमिशन स्पेक्ट्रम। जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का ही पार्ट है, लेकिन जो कलर के बैंड होते हैं ना, उसके बीच में आपको एक ब्लैक कलर की लाइन दिखेगी, यानी वहां पे ब्लैक स्पेस होगा। यानी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कलर के बैंड होते हैं, लेकिन बीच में एक डार्क लाइन होती है। एमिशन स्पेक्ट्रम में फाइन लाइंस होती है, बीच में बड़े डार्क स्पेसेस होते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको याद रखना है। चलिए, उसके अलावा चलिए थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, emission spectrum can be continuous spectrum if source emits white light, or discontinuous, that is line spectrum, if source emits colored light. emission spectrum एक continuous spectrum विग्योर जैसे continuous spectrum हो सकता है कब? मान लीजिए ये सोर्स है और इसमें से अगर व्हाइट लाइट निकल रही है तो वो कंटिन्यूस होगा, विग्योर के फॉर्म में। जैसे प्रिज्म है, व्हाइट लाइट उसमें से निकल रही, तो वो 7 कलर्स
वो व्हाइट लाइट आ रही है, बॉम्बार्ड हो रही है 7 कलर्स। तो इसी तरह से अगर सब्सटेंस में से व्हाइट लाइट निकल रही है, बाहर निकल रही है, एमिट हो रही है, तो कंटिन्यूस होगा। और अगर व्हाइट लाइट की जगह कोई दूसरी कलर रेडिएशन निकल रही है, पर्पल या रेड या येलो, ऐसा कोई कलर रेडिएशन निकल रही है, तो वो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। यानी एमिशन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस भी हो सकता है, एमिशन स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। ठीक है, चलिए फर्दर। Absorption spectrum is always discontinuous spectrum of dark lines. Absorption तो ऑलवेज, उसमें कलर बैंड होते हैं लेकिन उसमें बीच में डार्क लाइन होती है, वो ऑलवेज डिसकंटिन्यूस होते हैं। तो एमिशन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस दोनों पॉसिबल है। डिफरेंस कंटिन्यूस कब होगा? जब व्हाइट लाइट निकलेगी, डिसकंटिन्यूस जब कलर लाइट निकलेगी। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये ऑलवेज डिसकंटिन्यूस होता है क्योंकि कुछ ना कोई कलर रेडिएशन एब्जॉर्ब तो कर ही लेगा, वो एमिट नहीं होगी। तो डार्क बैंड के बीच में डार्क स्पेस तो होगी ही, बैंड्स के बीच में डार्क स्पेस होगी, सॉरी डार्क बैंड नहीं, बैंड्स के बीच में। क्लियर? तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम का डिफरेंस। स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक में डाल देना, ठीक है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। चलिए 1 2 3 डन। ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया आपका स्पेक्ट्रम का। व्हाट इज द रोल ऑफ स्पेक्ट्रम इन एटम? किस तरह से हम एटॉमिक मॉडल प्रपोज कर सकते हैं? उसके लिए निल्स बोर ने हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम स्टडी किया था। ये हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम होता कैसे है? लेट्स सी द लाइट स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। सी एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। क्या पॉइंट है वो देखो। When hydrogen gas at low pressure is taken in the discharge tube and light emitted on passing electric discharge is examined with a spectroscope, the spectrum obtained is called the emission spectrum of hydrogen, which contains large number of lines. देखो मैं आपको दिखाता हूं, कहीं दिखाता हूं, देखो यहां पे दिखाता हूं क्या होता है एग्जैक्टली, समझना ध्यान से। मान लीजिए कि मैंने ये एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली, ठीक है? चलना एक बढ़िया सा डायग्राम बना रहा हूं, मुझे एक इक्लिप्स फॉर्म में चाहिए। यस आई गॉट इट। चलिए ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जस्ट एज्यूम, ऐसा नहीं होता इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, लेकिन हम लोग एजम्पशन करते हैं, ठीक है? अच्छा एक काम करते हैं, किस तरह से होता है आपको दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब ये ऐसे होगा, यहां पे एक आउटलेट होगा, यहां से लाइट निकल सकती है, ये इस तरह से होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, सॉरी, ठीक है? अब ध्यान से देखो, ये एग्जैक्टली होता क्या है। यहां पे होता है कैथोड, ये होता है एनोड। दोनों को हम लोग एक काम करते हैं, एक बढ़िया से हाई वोल्टेज टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। ये हाई वोल्टेज टर्मिनल है, जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये एक हाई वोल्टेज टर्मिनल है। चलिए तो एक हाई वोल्टेज टर्मिनल से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है? अब मैं इसमें हाइड्रोजन गैस फिल कर देता हूं। चलिए ये है आपके हाइड्रोजन गैसेस, ठीक है? ये हाइड्रोजन गैसेस है, ओके। अंदर का जो प्रेशर है ये मैं लो कर देता हूं, यानी इसके अंदर जो प्रेशर होगा वो लो कर देते हैं। इसके एग्जैक्टली सामने हम लोग प्रिज्म डाल देते हैं, उल्टा प्रिज्म, इन्वर्टेड, ठीक है? और यहां पे हम लोग ले लेते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप, ओके। चलिए हुआ क्या, जब इसमें से ये लो प्रेशर है और ये हाई वोल्टेज है, जब इसमें से हम लोग करंट पास करेंगे तब यहां सारे एटम्स एक्साइट हो जाएंगे और फिर इसमें से रेडिएशन एमिट होगी। अब इस रेडिएशन को प्रिज्म में पास होने के बाद सीधा इलेक्ट्रोस्कोप में, स्पेक्ट्रोस्कोप में सॉरी, ऑब्जर्व कर लो। ये डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट है, ये डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट। हीलियम स्टडी करना है तो अंदर यहां पे हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम ले लो। कोई भी गैस स्टडी करना है अंदर ले लो। मेटल का वेपर अंदर ले लो, यानी किसी भी एटम का स्पेक्ट्रम बनाना हो, ये मेथड है डिस्चार्ज। हीटिंग करो, लाइट निकलेगी, स्पेक्ट्रोस्कोप में ऑब्जर्व करो, ठीक है? तो हाइड्रोजन को भी जब स्पेक्ट्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व? तो स्पेक्ट्रोस्कोप में हमें यहां पे लाइन स्पेक्ट्रम मिले, ऐसा लाइन स्पेक्ट्रम मिले, ठीक है? कैसे लाइन स्पेक्ट्रम? देखो ये तो मैंने डायग्रामेटिकली आपको समझाया है, लेकिन ये इस तरह से लाइन स्पेक्ट्रम मिले, ये है लाइन स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम को 5 सीरीज में डिवाइड किया गया है। मैंने नहीं किया, निल्स बोर ने नहीं किया, डिफरेंट साइंटिस्ट ने ये सीरीज को सेपरेट किया। लाइमन ने पहली सीरीज को सेपरेट की, सेकंड सीरीज को बाल्मर ने सेपरेट की, थर्ड सीरीज को पैशन ने, ये सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइन।
इसलिए इस सीरीज ऑफ लाइन का नेमिंग वो साइंटिस्ट के ऑनर में हम लोग देते हैं। तो फर्स्ट सीरीज ऑफ लाइन कौन सी है जो हमें हाइड्रोजन एटम से मिल रही है? ये लाइमैन सीरीज है, ठीक है। ये फर्स्ट सीरीज ऑफ लाइन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यानी इस स्पेक्ट्रम में मुझे यहां तक लाइमैन सीरीज मिलेगी, पहला स्पेक्ट्रम। फिर यहां तक मुझे बाल्मर सीरीज मिल रही है 1000 नैनोमीटर, फिर यहां तक मुझे पास्कल सीरीज मिल रही है, फिर ब्रैकेट सीरीज, फिर फन सीरीज, एंड एक और सीरीज है जो हम स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन बाद में लेटर ऑन पूरा स्टडी होने के बाद पता चला कि एक और सीरीज है हम्फ्रे सीरीज, ठीक है। तो लाइमैन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फन सीरीज, ठीक है, पास्कल सीरीज, ब्रैकेट एंड फन, सॉरी 5 सीरीज। तो क्या किया? डिस्चार्ज में गैस लिया, हाइड्रोजन गैस, उसमें से लाइट एमिट हुई, स्पेक्ट्रोस्कोप पे फेंक दी लाइट को, प्रिज्म का यूज करके स्पेक्ट्रोस्कोप पे फेंक दी सीधी, तो स्पेक्ट्रोस्कोप पे मुझे सीरीज ऑफ लाइन मिली। ये सीरीज ऑफ लाइन हमको मिली। लाइमैन ने जो सीरीज ऑफ लाइन स्टडी की उसको लाइमैन सीरीज बोलते हैं, बाल्मर ने जो स्टडी की वो बाल्मर सीरीज, साइंटिस्ट के ऑनर में ये सीरीज का नाम हम देते हैं। ये ऐसा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको दिखता है, इस तरह से आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिखता है। अच्छा, ये जो सीरीज ऑफ लाइंस है ये क्या है? तो ये कलर रेडिएशन, ये रेडिएशन है जो हाइड्रोजन एटम से बाहर निकल रही है, वो रेडिएशन है, डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन है, हर एक वेवलेंथ की रेडिएशन है। तो हर एक वेवलेंथ की जो रेडिएशन होती है, मान लीजिए कि मुझे इस वेवलेंथ की वेव नंबर फाइंड करना है, या फिर यहां पे जो कलर रेडिएशन है उसका वेव नंबर फाइंड करना है, या फिर यहां से कलर रेडिएशन है उसका वेव, यानी हर एक रेडिएशन का जो वेव नंबर फाइंड करना हो, तो अगेन ये सीरीज ऑफ लाइन का है। ये लाइन नहीं, ये क्या है? जो रेडिएशन बाहर निकल रही है उसकी कैटेगरी, उसकी कैटेगरी, हर एक रेडिएशन का वेव नंबर आप फाइंड कर सकते हो। कैसे? रिडबर्ग्स इक्वेशन से। ये है आपका रिडबर्ग्स इक्वेशन। V वेव नंबर देखो, V बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा RH Z स्क्वायर 1 अपॉन m स्क्वायर माइनस 1। इसका यूज करके आप किसी भी एटम के रेडिएशन का वेव नंबर फाइंड कर सकते हो। किसी भी एटम के लाइन स्पेक्ट्रम में से किसी भी लाइन का वेव नंबर फाइंड कर सकते हो। यहां पे लैम्डा वेवलेंथ बताइए, RH इज रिडबर्ग्स कांस्टेंट, ये फिक्स वैल्यू है, मैं आपको दिखाऊंगा क्या है। Z एटॉमिक नंबर, हीलियम ले रहे तो 2, लिथियम ले रहे तो 3, हाइड्रोजन ले रहे तो 1, सोडियम ले रहे तो 11 एटॉमिक नंबर। N1 और N2 ये एक इंटीग्रल होल नंबर है, अभी मैं नहीं बताऊंगा ये क्या है, ये आगे के स्टडी में मैं आपको बताता हूं, ठीक है। चलिए N1 और N2 वेव नंबर क्लियर, ओके फाइन। चलिए तो N1 N2 होल नंबर R। अच्छा, ये R जैसे मैंने बताया, ये RH क्या है? RH इट इज 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। एंड व्हाट इज दैट? इज योर एटॉमिक नंबर। अब ये रेडिएशन को जब मैंने प्लॉट किया अच्छे से एनर्जी को लेके, एनर्जी रेडिएशन को लेके, तो मुझे ऐसा प्लॉट मिला। ये बेहतरीन सा प्लॉट आपको याद रखना है। ये किस तरह से मिलता है आज के वीडियो लेक्चर में ये बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर में अगर एक्सप्लेन करने गया तो बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, और मुझे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, नहीं तो आपके दिमाग में नहीं उतरेगा तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे वेव नंबर, लेकिन 2-3 और पॉइंट है जो हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे 2-3 पॉइंट। लाइमैन सीरीज जो है 2 पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट, 2-3 पॉइंट। लाइमैन सीरीज में जो N1 होता है वो 1 होता है, N2 2 3 4 5, यू कैन सी ये लाइमैन सीरीज N1 N2 कुछ भी ले लो। बाल्मर सीरीज में N2 होगा, N2 3 4 5। पास्कल सीरीज में N1 3 होगा, N2 4 5 6। ब्रैकेट सीरीज में और फन सीरीज। अच्छा, ये जो सीरीज ऑफ लाइन मुझे मिली, ये क्या है? रेडिएशन। रेडिएशन की कोई वेवलेंथ तो होगी, रेडिएशन की कोई वेवलेंथ तो होगी, और उस वेवलेंथ के हिसाब से आप बोल सकते हो कि कौन से रीजन की वेवलेंथ है। लाइमैन सीरीज की जो रेडिएशन है वो कौन से रीजन की वेवलेंथ है? अल्ट्रावायलेट। यानी ये जो मुझे सीरीज ऑफ लाइन दिखी, इसकी वेवलेंथ है ये यूवी रेडिएशंस के रेंज में आ रही है। बाल्मर सीरीज विजिबल के रेंज में आ रही है। पास्कल सीरीज नियर इंफ्रारेड रीजन, नियर यानी क्लोज टू इंफ्रारेड। ब्रैकेट थोड़ा इंफ्रारेड का रीजन बढ़ेगा। फंड फार इंफ्रारेड सीरीज में आ रहा है। हम्फ्री हमें नहीं करना है, कॉम्पिटिटिव से भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारे रीजन आपको याद रखना है। अब ये कैसे मिला, कंफ्यूजन जैसे मैंने बताया मुझे नहीं करना है, इसलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे खत्म कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला हूं, और बोर्स एटॉमिक मॉडल इसका यूज करके कैसे प्रपोज हुआ था वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यस ऑफ कोर्स, पढ़ते रहिएगा
और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल करिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस टाइम।